कर देते हैं, शॉर्ट बना के लिखेंगे। हाँ ठीक है। Rapid combustion is the process where our substance appears of O2 and release of अपन उस लेवल की चीजों को पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक बातों से अपन चीजों की शुरुआत करेंगे ताकि हम चीजों को समझ सके। अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे जाके, और कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो हमारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के जो होते हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। और आपने देखा होगा टीफर का जो पेपर का लेवल है वो अच्छा है, जेट का एग्जाम का जो लेवल है वो भी अच्छा है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरी की पूरी उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन चलेगी। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक पहला लेक्चर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिस बच्चों को कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ मिलकर, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्यों जरूरत है उसके पीछे का रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम नहीं पढ़ सकते। जब तक हमें डीएल यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना नहीं आएगा, यानी छोटा सा डीएल वेक्टर अगर मुझे डिफरेंट कोऑर्डिनेट में नहीं लिखना आएगा तो हमारा काम नहीं बनेगा, हम फोर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। जब तक हमें वॉल्यूम लिखनी नहीं आएगी तो हम वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें हर जगह पढ़ने वाली है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक अपन बेसिकली आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आज मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे डीएल, डीए एरिया वेक्टर और डीवी, ठीक है। काफी बच्चों को ये आता है, कोई बात नहीं, आज रिवीजन कर लेना मेरे साथ, दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी इन सब की मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो आप क्या करोगे, रेफरेंस पॉइंट से आर पर्टिकुलर पॉइंट पर तो आप क्या लिखोगे, ई डॉट डीएल। अब देखो ये डीएल आ गया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जो डीएल है आपको कार्टेशियन में लिखना आना चाहिए, आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखना आना चाहिए, आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखना आना चाहिए, ठीक है। एरिया वेक्टर की बात करूं जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे ई डॉट डीए, तो ये हमारे पास यहां पर फिर से आ गया, तो एरिया वेक्टर फिर आ गया, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें चाहिए होंगे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, जब हमें टोटल चार्ज निकालना होगा किसी रीजन के अंदर तो हम कैसे निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी इनटू में डीवी, तो वॉल्यूम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमारे पास यहां पे जरूरत पड़ती है। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे और उसी तरीके से हम चीजों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें ये तीनों चीजें लिखनी सीखनी है आज के इस सेशन में। सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनामिक में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होगा, पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या हम देखने वाले हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको हल्की सी बातें बता देता हूं। अगर सबसे पहले तीन पार्ट इलेक्ट्रोडायनामिक को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं पॉइंट बना देता हूं आपको। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे लिख सके। मान लो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और हमें कोई स्फीयर दे दे, स्फेरिकल शेप का कोई रीजन हो और उसके अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो कार्टेशियन में दे रखी है तो उसको पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो इसलिए कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहां बोलेंगे वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम यहां पर फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बातचीत करेंगे ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, और साथ ही साथ कर्ल की हम चर्चा करेंगे। अब बात ये आती है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि इनके बिना बात ही नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डेल वी, ये है क्या हमारे पास, दैट इज द ग्रेडियंट, यानी हमें ग्रेडियंट आना चाहिए। हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। हमें स्फेरिकल में ग्रेडियंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिलिंड्रिकल में हम ग्रेडियंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिलिंड्रिकल में हम ग्रेडियंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमें आना चाहिए। डाइवर्जेंस की बात करें तो डेल डॉट ई आपने पढ़ा है, डेल डॉट ई रो बाय एप्सिलॉन नॉट, अब ये क्या है, दैट इज द डाइवर्जेंस। तो अब हमें डाइवर्जेंस निकालना आना चाहिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अगर हम आगे बात करें कर्ल की, तो हमें कर्ल भी आना चाहिए, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं तो डेल क्रॉस ई हमारे पास क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, तो ये हमारे पास एक कर्ल है, कर्ल हम निकालना सीखेंगे, कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो जैसे कर्ल हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो हमें ये सीखनी है, किसी भी वेक्टर का हम कर्ल कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं या फिर ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उस पर हम बातचीत करेंगे। फिर हम कूलम्ब लॉ पर बात करेंगे कि कूलम्ब लॉ क्या है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पढ़ने वाले हैं पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक में उस पे हम बातचीत कर रहे हैं। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो प्रकार के सिस्टम पढ़ेंगे, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कैसे निकालेंगे, दूसरा हमारे पास कंटीन्यूअस सिस्टम है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दो प्रकार के सिस्टम के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सीखना है। उसके बाद हम बात करेंगे, हम गोज लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम गोज लॉ पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है। गोज लॉ हम यहाँ पर गोज लॉ चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर से दो प्रकार के सिस्टम है, एक तो डिस्क्रीट सिस्टम है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, दूसरा अगर हमारे पास कोई कंटीन्यूअस सिस्टम है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है भाई। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम बातचीत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किन किन सिस्टम के लिए निकालेंगे, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सिस्टम के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन की अपन बातचीत करेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कैपेसिटर की, ठीक है, कैपेसिटर की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर तीन प्रकार के होते हैं हमारे पास। कैपेसिटर कौन कौन से हम पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। स्फेरिकल कैपेसिटर,
स्फेरिकल कैपेसिटर की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक और कैपेसिटर होता है, दैट इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो इन ये कैपेसिटर हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, तो कैपेसिटर पर हम चर्चा करेंगे। कैपेसिटर पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। फिर हम मल्टीपोल एक्सपेंशन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। मल्टीपोल एक्सपेंशन, ठीक है भाई, मल्टीपोल एक्सपेंशन, ठीक है। मल्टीपोल एक्सपेंशन पढ़ने के बाद इमेज प्रॉब्लम उस पर हम डिस्कस करेंगे। इमेज प्रॉब्लम जब हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक तो पॉइजन इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। जब हम लैप्लास इक्वेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कुछ थ्योरम भी पढ़ते हैं, तो उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे जब हम इमेज प्रॉब्लम के साथ साथ जब हम ये थ्योरम पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में ये सारी बातें हम पढ़ने वाले और डिटेल से पढ़ेंगे। पीवाईक्यू इनके साथ चलेंगे। देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम के अंदर, आईआईटी जेईई के कोडिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्वेश्चन पूछ लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर क्वेश्चन पूछ लेता है, गोज लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्वेश्चन पूछ लेता है। अक्सर क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, गोज लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और कभी पॉइजन और लैप्लास इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। इस बार हमारे पास लैप्लास इक्वेशन से क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, या लैप्लास इक्वेशन से क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक की हम बात करेंगे। तो मैग्नेटोस्टैटिक में हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। हम बायट-सैवर्ट लॉ पढ़ेंगे भाई, ठीक है। बायट-सैवर्ट लॉ क्यों पढ़ रहे हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बायट-सैवर्ट लॉ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे तो एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर किसी भी शेप की कोई आर्क है उसकी वजह से हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यानी बायट-सैवर्ट लॉ की सहायता से ही हम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, ठीक है, फाइनाइट वायर, इसकी वजह से हम देखेंगे। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ठीक है, ड्यू टू मूविंग चार्ज, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एनी शेप ऑफ आर्क, किसी भी आर्क की शेप हो, जैसे कोई आर्क हो गई, ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। तो सेंटर पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो ये हम देखने वाले हैं, मैग्नेटोस्टैट में हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक में, अगर हम बात करें फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम सोलेनॉइड के बारे में भी चर्चा करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, उस पर फोर्स लगाता है कौन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें फोर्स देखने को मिलता है। ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे हम बातचीत करें तो यहाँ पर अपन और क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोडायनामिक में ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं सेशंस के अंदर, ठीक है ना। अच्छा जी, और इसके अंदर और भी कोई अगर रह जाता है, हाँ, दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। फिर हमारे पास आता है एडवांस पार्ट, जिसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोडायनामिक, जो पूरा का पूरा एडवांस पार्ट है। यहाँ से इलेक्ट्रोडायनामिक वाला पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। पहला सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अपन फैराडेज ने क्या क्या लो दिए, लेंज लो क्या बताता है, फैराडेज लो क्या बताता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर और क्या पढ़ने वाले हैं, अगर यहाँ पर हम बात करें तो, ठीक है, इसी के अंदर, वैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है ना। मोशनल ईएमएफ ये इसी के अंदर आ जाता है। मोशनल ईएमएफ हो गया हमारे पास बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर रोटेटिंग वायर हो गए, ऐसे एग्जांपल हम देखने को मिलेंगे, रोटेटिंग वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम एक कैसे और एग्जांपल डिफरेंट टाइप के अपन करेंगे, ठीक है। रोटेटिंग वायर हो गई, रेल प्रॉब्लम हो गई, और भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है, बेसिकली बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन, किसकी बात करेंगे हम, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। मैक्सवेल्स इक्वेशन से कई बार क्वेश्चन आया, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन स्टैटिक फील्ड के लिए लिखेंगे, ठीक है। दूसरा टाइम वेरिंग फील्ड के लिए लिखेंगे, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए अपन बेसिकली लिखने वाले हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन को अपन देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है भाई, ठीक है। डिफरेंट मीडियम, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। डिफरेंट मीडियम में जब यहाँ चर्चा कर रहे होंगे तो यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे होंगे कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अपन यहाँ से लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम। एक तो वैक्यूम हम पढ़ेंगे आपके जो सिलेबस में है, ठीक है। एक हम क्या पढ़ेंगे, वैक्यूम। दूसरा हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। ये आप लोगों के सिलेबस में है। साथ ही साथ कंडक्टिंग मीडियम भी डिस्कस कर लूंगा। कंडक्टिंग मीडियम में बस एक बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एक बार क्वेश्चन गलती से आया हुआ है, तो एक बार आया हुआ है तो इसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, इसको हम फिर डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंसिडेंट नॉर्मली एट इंटरफेस, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरफेस, जब किसी इंटरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 90 डिग्री पर गिरती है तो क्या होता है, हमें दो तरीके के फिनोमेना देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, नॉर्मली जब फॉल करती है तो होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट जब एक मीडियम, जैसे हमारे पास ये हमारे पास ग्लास है, ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लास नीचे वाला ये पूरा का पूरा, और ये हमारे पास क्या हो गया, एयर हो गया। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब गिरती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, कुछ हिस्सा इसका क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें दो बचे एसी एंड डीसी सर्किट, एसी एंड डीसी सर्किट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का जो सर्किट है, एसी डीसी को मिला के एक क्वेश्चन पक्का है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ ही जाती है। ये बेसिकली आपका सिलेबस है पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक का, ठीक है। इन दिस ईयर कैन आई प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम, बिल्कुल कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर का है वो भी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर सकता है, जो सेकंड ईयर का है वो भी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर सकता है, जो फाइनल ईयर का है वो तो कर ही रहा है। तो आप सभी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर सकते हो भाई, आईआईटी जैम की एग्जाम की प्रिपरेशन आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सिलेबस है बच्चों, है ना। ये हमारे पास सिलेबस है, ये मैंने आपको लिखवा दिया जो हम पढ़ने वाले हैं। ये हम सारा का सारा हम हमारी क्लास में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। आर दिस इज जस्ट सिलेबस, बिल्कुल सिलेबस है। ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। सर बहुत ज्यादा सिलेबस है भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है। वेटेज कितना, अच्छा इसका अच्छा खासा वेटेज है। ये मान के चलो कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन इसमें आराम से 7 क्वेश्चन के अराउंड ये मान के चलो आपसे पूछ ही लेता है। 7 to 8 क्वेश्चन अक्सर आ ही जाते हैं अगर इस टॉपिक की अपन बातचीत करें तो 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये आपके देखो दो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इलेक्ट्रोडायनामिक नंबर 1, आपका मैकेनिक्स। अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है, आगे चल को आप चाहते हो कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा करूं, ठीक है, चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो, तो आपको ये दो टॉपिक बहुत तरीके से करना पड़ेगा। बिल्कुल लॉरेंस फोर्स बिल्कुल रह गया बच्चे, कुछ टॉपिक रह जाते हैं अक्सर दिमाग में, ऐसे आते नहीं है जब हम लिखा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, बिल्कुल लॉरेंस फोर्स भी आएगा भाई, ठीक है। ये एक आधा बीच में रह जाता है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन मोटे मोटे जो टॉपिक है मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए है ना। सर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चे। पोलराइजेशन जब हम बातचीत करते हैं तो वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की चर्चा करते हैं वहां पर, ठीक है। जब मैक्सवेल्स इक्वेशन की हम बात करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बातचीत करते हैं। तो वो सारी चीजें अलग हैं, कैसे कैसे चीजें हम पढ़ेंगे, तो हम बिल्कुल एक सीक्वेंस में चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो ये वो टॉपिक है जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। लगभग ये मान के चलो 45 to, यानी आपके पास 45 to 50 लेक्चर इस पर कम से कम लगेंगे, मिनिमम इतने लेक्चर आपके लगेंगे। 50 लेक्चर मान के चलो, 50 लेक्चर आपके अराउंड लग जाते हैं, 45 to 50 अपन लिख देते हैं भाई, ठीक है। कम से कम इतने लेक्चर अपने को चाहिए, क्योंकि अपने को डिटेल में चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है। डिटेल में चीजें जब हमें पढ़नी होगी, देखो इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं। टिफर का एग्जाम उठाओ, जस्ट का एग्जाम उठाओ, इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और अच्छे क्वेश्चन जब आप कर पाओगे, जब आपको बेसिक से सीक्वेंस में आपको चीजें पता होंगी, और ये सारी कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर आपको ये आना चाहिए, फिर आपको ये आने चाहिए, ये आते हैं तो फिर चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आपको पता हो। जब आप चार्ज को समझ गए, फिर हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। दो चार्जेस के बीच में कितने अमाउंट का फोर्स लगता है, तो फोर्स किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। तो बेसिकली फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग रीजन में कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। फिर इसी तरीके से गोज लॉ क्या है, गोज लॉ भी एक मेथड, एक टेक्निक है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, जो चीजों को आसान करता है। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। फिर हम पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल के बाद हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, किसी सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फिर हम पोलराइजेशन की बात करेंगे, पोलराइजेशन क्या है यहाँ पर, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उस पर क्या असर देखने को मिलता है, क्या उस पर इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज द पोलराइजेशन। यहाँ पोलराइजेशन में हम उसको समझेंगे। फिर उसके बाद कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, पहले कैपेसिटर क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या है। फिर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर मल्टीपोल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो फिर मल्टीपोल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। इमेज प्रॉब्लम भी हमारे पास एक तरीका है पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का किसी भी पॉइंट पर। बेसिकली ये टेक्निक्स है, ठीक है। ऐसे पॉइजन इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, इन्हीं पॉइजन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन की सहायता से किसी रीजन में पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे है वो हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर वेरिएशन कैसे होगा उस रीजन में वो हम निकालेंगे, है ना। सर 15, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे बच्चे, बिल्कुल एंड में अपन इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले अपन
थोड़ा देख लेते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक में हम बाइट सेवरेट लॉ की बात करेंगे, और बाइट सेवरेट लॉ ऐसा लॉ है जिसकी सहायता से कैसा भी सिस्टम हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं करंट कैरिंग वायर की वजह से। फिर हम फाइनाइट वायर का टुकड़ा लेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फिर किसी भी शेप की कोई आर्क हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग बाइट सेवरेट लॉ, ठीक है। फिर हम फोर्स की बात करेंगे, कोई चार्ज है वो भी वेलोसिटी से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा, उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, साइक्लॉइड होगी, या फिर हमारे पास सर्कुलर होगी। फिर हम ऐसे ही करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसकी वजह से हम उस पर फोर्स कितना लगेगा करंट कैरिंग वायर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पर हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लॉरेंट्ज फोर्स का एम्पीयर सर्किट लॉ के एम्पीयर सर्किट लॉ किस लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल पाए। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई ना कोई हमारे पास पोटेंशियल तो होगा, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पे हम चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक पार्ट, एडवांस पार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इससे पहले हम स्टैटिक फील्ड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने जो पढ़ा है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ से चीजें बदलने स्टार्ट होती है। अब कहता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, या मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी वाइस वर्सा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बात करेंगे, मोशनल ईएमएफ, रोटेटिंग वायर, रेल प्रॉब्लम, और भी इसमें डिफरेंट पार्ट है वो अपन देखेंगे। मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखेंगे, टाइम वेरिंग फील्ड पर कई बार क्वेश्चन आता है मैक्सवेल्स इक्वेशन में, ठीक है, टाइम वेरिंग फील्ड पर वो हम पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिफरेंट मीडियम, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है। वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, 3 मीडियम हम पढ़ेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट नॉर्मली एसी एंड डीसी सर्किट, ये आपका सिलेबस है। और पहला लेक्चर अपना कहाँ से शुरू होगा वो आप लोगों को बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम बिना किसी देरी के कोऑर्डिनेट सिस्टम की शुरुआत करें कि नहीं करें, एक बार हाँ ना में जवाब दीजिए ताकि आज के सेशन की अपन अब शुरुआत करें, ठीक है। तो जैम का सिलेबस का पीडीएफ कहाँ मिलेगा यार, कहीं भी ढूंढ लो यार, कहीं भी ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो यार, जैम का सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना यार। ये भी तो कमाल ही कर दिया, मैं मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर पॉइंट देखो, पॉइंट लिख के चले जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ चीज़ों को डिटेल में पढ़ना होगा। डिटेल में पढ़ेंगे तभी हमसे अच्छे क्वेश्चन होंगे, तभी हमारी कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनेगी, तभी हमारी टॉपिक पर पकड़ बनेगी, तभी हमारे पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मैं टैकल कर पाऊंगा, है ना। कैविटी प्रॉब्लम भी, हाँ भाई इसी में आ गई वो कैविटी प्रॉब्लम सब यार, वो सभी आ गई इसमें। कैविटी प्रॉब्लम वो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम उसके अंदर ही आ जाएंगी, फिर हम वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब, ठीक है। डिटेल से पढ़ाएंगे, बिल्कुल अपन डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल। पहला लेक्चर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इसीलिए रखा है, पहला लेक्चर होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा लेक्चर हम क्या पढ़ रहे होंगे, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी सीक्वेंस में हमारे लेक्चर भी चलेंगे, पहला लेक्चर कोऑर्डिनेट, फिर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, फिर चार्ज एंड प्रॉपर्टी। आप अपना प्लानर भी देख सकते हो, इसी सीक्वेंस में बेसिकली आपको प्लानर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो भाई, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में सुकुलाइन कहते हैं। हमारी दीदी बताई थी, पहले शुरू में मैं बहुत डरता था, डंडा रखा एक महीना बाद चलो बच्चों फिर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ शाबाश, लेट्स बिगिन। बिल्कुल सर भी, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। अरे डरो मत, डरने वाली कोई बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नोट्स भी ये बिल्कुल बिल्कुल है ना, ऐप पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो अपन बिना किसी देरी के कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपन शुरुआत करते हैं। ये वो सिलेबस है जो अपन डिस्कस करेंगे, डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूँ तो हमारे पास सबसे पहले अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं, दैट इज द, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को पता है कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पर हम चर्चा करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा अगर मैं बातचीत करूं तो हमारे पास कौन सा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। ये क्या होता है, तीसरे में अगर मैं बातचीत करूं तो दैट इज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम आ जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप सभी को पता है, 3 एक्सिस होती है, तीनों के तीनों हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से, ये है एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज द ओरिजिन, ये हमारे पास है ओरिजिन भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है, ये है हमारे पास, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूँ तो 3 वेरिएबल होंगे, एक्स वाई जेड होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पर 3 वेरिएबल है हमारे पास, एक्स वाई जेड है कि नहीं। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर हम पोजीशन वेक्टर की बेसिक बात करें तो हम बेसिकली पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, आर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के,
ठीक है, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, नहीं पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, और ये हमारे पास आ गया जेड जेड कैप। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया। हमें बेसिकली लिखना क्या है, हमें तीन बातें लिखनी है ना, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है भाई, है ना, ठीक है, विदाउट, ठीक है, पेस इज ओके, धीरे, ज्यादा रफ्तार नहीं रहेगी ना, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बस तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे सीखते हुए चलिए, आनंद आएगा, पूरी जर्नी के अंदर मजा आएगा। इलेक्ट्रोडायनामिक पढ़ के कहोगे हाँ भाई चीजें हो रही हैं, हम चीजों को समझ पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। हमारा कोई लेक्चर मान लो मुझे लग रहा है कि भाई एक लेक्चर में होना था, अगर उसको 2 लेक्चर भी लगेंगे तो हम 2 लेक्चर दे देंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, हमारी कोई ट्रेन थोड़ी छूट रही है, पेपर को समय है, सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट टाइम है तो हम सफिशिएंट टाइम देकर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। अब मान लो मेरे पास ये कोई पॉइंट ए है और मैंने एक और पॉइंट ले लिया बी, तो ये बी पॉइंट लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या भाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड, ये होंगे कि नहीं होंगे बताओ, जेड प्लस डी जेड होंगे कि नहीं होंगे, ये x प्लस भाई एक है, x कंपोनेंट थोड़ा सा जोड़ दिया, y में y कंपोनेंट जोड़ दिया, z में z जोड़ दिया। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना हो dl, यानी dl, ये छोटी सी लेंथ है dl, डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, ये लिखते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आया यानी dl, तो हम dl कैसे क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट यानी क्या है, x प्लस dx माइनस x। भाई हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहे हैं ना, किस किसके बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में हम क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहे हैं, तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो डीएल हमारे पास बेसिकली क्या बना, dx प्लस x या x प्लस dx माइनस x, कौन से में, x एक्सिस में, ठीक है, y प्लस dy माइनस y, ठीक है, फिर हमारे पास आ गया z प्लस dz माइनस z, ये हमारे पास k कैप आ गया, दैट इज द k कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, k कैप आ गया। अब ये k कैप आ गया तो हमारे पास dl किसके बराबर आया, हम बेसिकली dl लिखेंगे तो dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप, दैट इज द dl, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो हमें कार्टेशियन में अगर मुझे dl लिखना हो, अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर dl लिखना हो तो dl कैसे लिखते हैं हम, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी छोटी सी लेंथ अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखनी है तो ये आ गया। अब मैंने क्या कहा था, हम क्या सीख रहे हैं, याद करो, मैंने कहा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 बातें लिखना सीख रहे हैं। 3 बातें कौन कौन सी, कि डीएल वेक्टर कैसे लिखते हैं, छोटा सा वॉल्यूम लिखना हो किसी रीजन का तो वो कैसे लिखेंगे, छोटा सा एरिया वेक्टर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, ये 3 बातें हम सीख रहे हैं। तो ये तीनों बातें हमें स्फेरिकल में भी सीखनी है, कार्टेशियन में भी सीखनी है और सिलेंड्रिकल में भी सीखनी है। तो ये तीनों लिखना सीखना है मेन, क्योंकि ये हमारे यूज की है। क्यों यूज की है, मैंने आप लोगों को बताया कि आपको गॉस लॉ लगाना है तो आप क्या लिखेंगे, E डॉट D इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर आ गया। अब अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग लेते हैं ना, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट में हमें ये अलग अलग लिखना आना चाहिए ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो किसी भी पॉइंट पर तो रेफरेंस पॉइंट से लेके हम कहां जाते हैं भाई, v इक्वल टू माइनस, यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट से, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट से r, तो हम क्या लिखते हैं, E डॉट dl लिखते हैं। तो देखो ये dl आना चाहिए, स्फेरिकल के लिए dl कैसे लिखेंगे, सिलेंड्रिकल में dl कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन में, अब कार्टेशियन में dl कैसे लिखते हैं ये आप लोगों को सिखाया। अब कार्टेशियन में dv कैसे लिखते हैं, dv बड़ा ही सिंपल सा, जो ये तीनों है ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, dx को dy को dz, dx को dy को और dz को, इन तीनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास छोटा सा वॉल्यूम होगा। तो अगर हमें किसी रीजन का छोटा सा वॉल्यूम लिखना आता है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो किसी रीजन का अगर पूरा वॉल्यूम निकालना है तो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो हमने 2 लिखने तो सीखे, इसमें बड़ा ही सिंपल सा है 2 तो, ठीक है। तो हमने डीएल सीखा, डीवी सीखा, अब हमारे पास है एरिया वेक्टर अगला, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर। अपन एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। जब भी हम एरिया वेक्टर लिखते हैं, जब भी हम क्या लिख रहे हैं, देखो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है, एज ए वेक्टर क्वांटिटी की तरह हमें यहाँ पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, देखो यहाँ पर E डॉट D है एरिया, यहाँ एज ए वेक्टर की तरह हम ले रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर एज ए वेक्टर की तरह चीजों को लेना है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो एरिया वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो एरिया वेक्टर जो है हमारे पास 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक हमारे पास होता है ओपन एरिया, एक हमारे पास होता है बच्चों क्लोज एरिया, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास 2 प्रकार के, एक होता है ओपन एरिया, एक होता है क्लोज एरिया। अब कमाल की बात होती है कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, क्योंकि एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया हम यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, तो एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन क्या ले, तो कहता है कि एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जो भी सरफेस होगा जिसका हम एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, तो उसका जो सरफेस का जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की हम पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो यानी हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो डायरेक्शन क्या लेंगे, जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर। जैसे हमारे पास एक पन्ना है, एक शीट है, ये रहा, ये हमने एक शीट ले ली, ठीक है, ये शीट ले ली, ठीक है। अब इसके ये साइड क्या है, ये साइड है ए, ये साइड क्या है, ये साइड है बी। तो हमारे पास एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया वेक्टर,
तो इसका एरिया कितना है ए बी, तो ए बी, लेकिन एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया आर की डायरेक्शन क्या, मैंने क्या कहा कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन दिख रही है गुरुदेव, एक तो ये डायरेक्शन होगी जो सरफेस के परपेंडिकुलर है एन कैप, दूसरी गुरुदेव एक ये डायरेक्शन होगी जो सरफेस के अपोजिट है एन कैप डैश, ठीक है। तो दो डायरेक्शन होगी, तो एरिया वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी एन कैप लिख सकते हैं, या फिर हम एरिया वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए बी माइनस ऑफ या फिर ए बी एन कैप डैश। तो आप ये डायरेक्शन भी ले सकते हो एरिया वेक्टर की और आप ये डायरेक्शन भी ले सकते हो, आप कोई सी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर आजादी है, जब भी शीट का कोई एरिया लिख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक शीट है, हम शीट का एरिया लिख रहे हैं, और जब भी हम किसी शीट का एरिया लिखते हैं ना, तो उसकी एरिया की डायरेक्शन लेने की हमारे पास आजादी है। जैसे मैं आपको लेता हूँ, जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे रिंग लेते हैं, ये रही हमारे पास एक रिंग, ठीक है, ये रही रिंग, रिंग का रेडियस कितना है भाई, रिंग का रेडियस है r, ये। अब मुझे बताओ एरिया वेक्टर कितना होगा इस रिंग का, एग्जांपल ले रहे हैं, इस रिंग का एरिया वेक्टर बताओ, तो एरिया कितना हो रिंग का, पाई r स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन क्या ले, ये भी हम ले सकते हैं रिंग की एन कैप, और ये डायरेक्शन भी हम ले सकते हैं, तो हम दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं एन कैप, या तो ये लिख लो इस रिंग का एरिया वेक्टर, ठीक है, पाई r स्क्वायर, या फिर एन कैप डैश, तो दोनों ठीक। ओपन एरिया तो हम दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस पे क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, दैट इज द ओपन एरिया। तो ये ओपन एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं क्लोज एरिया। अब क्लोज एरिया कैसा होता है, ओपन एरिया आपको समझ में आया, जैसे आपका कोई प्लॉट हो, आपका खेत की जमीन हो, या कोई कागज का एरिया लिख रहे हो, जैसे हमारे पास कागज का, ठीक है, जैसे ये रहा, हमने ये ले लिया, ये ले लिया, जैसे कागज, इस कागज का कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है, तो ये एरिया डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, या तो ये या फिर ये, कोई सी भी हम ले सकते हैं, दोनों ही ठीक होगी, दोनों ही करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं क्लोज एरिया। अब सवाल आया कि सर क्लोज एरिया क्या है, तो क्लोज एरिया की हम बातचीत कर लेते हैं। भाई हमारे पास पानी की बोतल, ये हमारे पास पानी की बोतल है, कहीं से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है क्या, इसका मतलब ये क्या है, बंद है, ये क्लोज है, दैट इज द क्लोज, ठीक है, उसको हम क्लोज बोलेंगे, जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है, ऐसा एरिया जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, तो जैसे दरवाजे खिड़कियां बंद करोगे तो वो कमरा कैसा बन गया, एक क्यूब टाइप का कमरा मानो जिसमें आप बैठे हो, तो वो कैसा हुआ, क्लोज हो गया, दैट इज द क्लोज, ठीक है। गैस का सिलेंडर, आपने सिलेंडर देखा है, ठीक है, वो कैसा है, क्लोज है, क्या गैस थोड़ी निकल रही है वहां से, लीक थोड़ी कर रही है, तो क्लोज, तो चारों तरफ से बंद हो, दैट इज द क्लोज। उस प्रकार के सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं, यानी उसका एरिया अगर हमें लिखना हो, कोई क्लोज एरिया हो, उसका हमें लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्यूब बनाते हैं, हम जैसे मैं सिलेंडर का एग्जांपल लिया, तो सिलेंडर का जब एरिया लिखना होगा कि सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया मुझे लिखना होगा, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। जब सिलेंडर की वॉल्यूम मुझे निकालनी होगी तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का हम यूज करेंगे। जैसे हमारे पास प्लास्टिक की बॉल, बचपन से खेलते आए हो, प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खाली होती है, उससे आप खेले हो, बहुत खेले हो, तो कैसी है, क्लोज है। तो उस प्लास्टिक की जो प्लास्टिक की बॉल है उसकी वॉल्यूम आपको निकालनी हो कितनी होगी, तो हम कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, स्फेरिकल का, कार्टेशियन यूज नहीं करेंगे, हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। प्लास्टिक की बॉल का सरफेस एरिया निकालना हो, कर्ड सरफेस एरिया, तो हम कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जब हम यूज करेंगे तो हमें वॉल्यूम लिखनी आनी चाहिए, छोटी सी वॉल्यूम, फिर हमें छोटा सा एरिया लिखना आना चाहिए। अगर मेरे को कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, अगर छोटा एरिया लिखना जानता हूं तो मैं टोटल एरिया निकाल सकता हूं। आप समझ रहे हो क्यों जरूरत है इन सब की, भाई वॉल्यूम की डायरेक्शन नहीं होती है भाई, है ना, वॉल्यूम, हम वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं। हम क्लोज एरिया की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्यूब ले लेते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब रहा है भाई, दैट इज द क्यूब। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास क्यूब है। अब हम क्यूब का एरिया लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्यूब का एरिया लिखने की, मैं आपको एरिया लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। ये हमने क्यूब ले लिया, क्यूब का नामकरण कर दो, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, ए यहाँ से ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये नाम हो गया हमारे पास पूरा, ठीक है। ये अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसके आपको एक्सिस लेने होंगे, तो ये दिया मैंने ओरिजिन, तो ये हमारे पास कौन सी बनी, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास कौन सी बनी, वाई एक्सिस, ये हमारे पास कौन सी बनी, जेड एक्सिस, ठीक है। इनकी साइड ले लेते हैं भाई, हमारे पास ये जो साइड है हमने मान ली ए साइड, यहाँ से यहाँ तक, ये जो साइड हमने मान ली बी साइड, और जो ये हाइट है इस क्यूब की वो हमने मान ली सी, ठीक है ना। वॉल्यूम भाई एक स्केलर क्वांटिटी है ना हमारे पास, वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं ली जाती। अगर वॉल्यूम में डायरेक्शन लेंगे तो फिर तो होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता, है ना, ये इम्पॉसिबल बात है भाई, ठीक है, समझे आप, है ना। चलो अब ध्यान से देखते चलना। अब मैंने ये मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ए बी सी डी है, ये जो फेस, आप जिस कमरे में बैठे हो ना, मेरे साथ इमेज देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की आदत डालो मेरे साथ। मैं जब आपको कहूँ कि इमेजिनेशन करो तो आप करने की आदत डालो, तो चीजें थोड़ा आसान होती चली जाएगी, ठीक है। आप जिस कमरे में बैठे हो तो आप एक कॉर्नर ले लो, नीचे का कोई भी कोना ले लिया, उसमें एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ये डिफाइन करो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस डिफाइन कर दिया। अब ये वाली दीवार आपके इस हाथ पे, आपने ये कोना माना था, इस ये वाला कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये वाला है, नीचे वाला, तो ये वाली दीवार हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी डी फेस की हम बात कर रहे हैं। तो इस दीवार पर आप एक छोटा सा एरिया ले लो। अब छोटा सा एरिया आप कहीं भी ले सकते हो, है ना। मान लो मैंने एक छोटा सा एरिया मान लिया इस दीवार पर, अब ध्यान से समझना, मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये रहा। ये छोटा सा एरिया कितना होगा, डी ए होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, ये वाली दीवार है ना, मैंने क्या कहा, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये एन कैप, यानी कौन सी डायरेक्शन, वाई कैप आ जा रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो एरिया, छोटा सा एरिया, ये डायरेक्शन क्या बनी, वाई कैप, डी ए,
बनी कि नहीं बनी, यानी हमारे पास ये बनेगी। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर आपने छोटा सा एरिया लिया है, इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है छोटे से एरिया की, और ये भी तो हो सकती है, ये नहीं हो सकती, इनवर्ट नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन हो जाता है डायरेक्शन। ये कहता है कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगी, लेकिन हमेशा आउटवर्ड होगी। किसके लिए? क्लोज एरिया के लिए। तो क्लोज एरिया के लिए बोलता है कि एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन always perpendicular to the surface, always perpendicular to the surface and outward direction, and out सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और हमेशा बाहर की तरफ, जो इसने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है उस वॉल्यूम से बाहर की तरफ। जैसे ये मेरे पास पानी की बोतल है, ये कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। तो अगर मुझे ऊपर जो कैप है, इस कैप का एरिया वेक्टर लिखना है, तो कैप का रेडियस होगा कुछ ना कुछ r होगा, तो भाई यार उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये बनेगी। और ये कैसी होगी? हमेशा अपवर्ड होगी। क्या डाउनवर्ड हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्लोज है। तो क्लोज है तो जिधर वॉल्यूम, जिस रीजन में इसने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, जो रीजन वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, उस वॉल्यूम के अंदर की तरफ नहीं होगी, वॉल्यूम से बाहर की तरफ। तो वॉल्यूम से बाहर की तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर वॉल्यूम के बाहर। अगर मैं इसको ओपन कर देता, मान लो मैंने इसको ओपन कर दिया, मैंने इस कैप को हटा दिया जिसका एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर। अब इस कैप का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये कैसा बन गया? अब ये ओपन एरिया होगा, तो यानी इसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन अब ये भी हो सकती है अपवर्ड, और अब ये भी हो सकती है डाउनवर्ड। लेकिन जैसे ही इसको मैंने क्लोज किया, तो अब जो एरिया है इस प्लास्टिक के बोतल ने, जो सरफेस एरिया है प्लास्टिक का बोतल, इसने इस एरिया ने अपने अंदर वॉल्यूम को तो एनक्लोज कराई है ना, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जो वॉल्यूम है उसके आउटवर्ड, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, तो हमेशा ऊपर की तरफ। ऐसे ही नीचे वाला सरफेस है, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, नीचे की तरफ। ऐसे ही आपको ये कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रहा है, ये कर्व्ड सरफेस, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? छोटा सा एरिया ले लिया मैंने यहाँ पर, एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। अगर यहाँ ले लूंगा छोटा सा एरिया तो सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। अगर मैं यहाँ ले लूंगा छोटा सा एरिया तो सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो सरफेस पे छोटा सा एरिया तो सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो हमारे पास जो क्लोज एरिया होता है उसमें क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन आउटवर्ड भी होगा। ये आपको ध्यान रखना है ना? ठीक है भाई, वो तो डिपेंड करता है ना तुम डायरेक्शन क्या ले रहे हो राजा भाई। इसको आपने एन कैप, इसको मान लो मैंने एन कैप बोल दिया, तो कोई भी डायरेक्शन ये होगी तो उसको माइनस एन कैप बोलेंगे। ये तो इसमें कोई वो थोड़ी बात है कि हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना? यहाँ तक आपको क्लियर है? तो एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होता है? इनवर्ट होता है। अब मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। अब देखो ये छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया, अगर ये छोटा सा एरिया लिखना चाहता हूँ तो मैं ये फेस है ABCD, इसका टोटल एरिया लिख सकता हूँ। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ पॉइंट वाइज, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मैंने छोटे छोटे एरिया माने। मैंने ये वाला जो फेस है यहाँ पर एरिया माना DA1, फिर मैंने यहाँ पर एक एरिया लिया, छोटा सा एरिया DA2, फिर मैंने ऊपर वाले फेस पर एक एरिया लिया DA3, फिर नीचे वाला जो फेस है उस पर एक एरिया लिया DA4। तो सबसे पहले हम छोटा सा एरिया DA1 है उसको हम लिखना सीखेंगे। चलो भाई, हम बात किसकी कर रहे हैं? कौन से फेस की बात कर रहे हैं? ध्यान से देखो, ये रहा हमारे पास EFGH, ये हमारे पास G पॉइंट था, EFGH। हम कौन से फेस की बात कर रहे हैं? 4 EFGH फेस। इस फेस के लिए हम एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है? ये फेस कौन सा है? ध्यान से देखो, यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये है X कैप, ये है Y कैप, ये है Z कैप, ठीक है? ध्यान से देखना भाई, मैंने यहाँ पर ये ले लिया भाई, यहाँ पर ये वाला है हमारे पास, ये ना इस तरीके से, ठीक है? ये वाला, ठीक है? देखो ये X कैप, Y कैप, Z कैप, X कैप, Y कैप, Z कैप, ये है O। ये पॉइंट क्या है? ये है E, ये है F, ये पॉइंट जो है G, और ये पॉइंट क्या है H। क्लियर है? ठीक है? ये हमारे पास Y कैप था और ये Z कैप। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ अपन गड़बड़, ठीक है? अब मुझे छोटा सा एरिया लिखना है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिया, ये ना। अब मुझे एक बात बताओ, सरफेस के क्या है? ये क्लोज है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, तो परपेंडिकुलर और आउटवर्ड तो यही बनेगा हमारे पास DA1, यही लिख रहे हैं ना। तो हमें ये छोटा सा एरिया लिखना है, ये छोटा सा एरिया जो है, तो छोटा सा एरिया कैसे लिखेंगे? सबसे पहले DL लिखो, DL लिखना आना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको। DL हमने क्या लिखा? DX X कैप, DY Y कैप, DZ Z कैप, ये लिख दिया। अब देखो, जब भी हम एरिया वेक्टर लिखेंगे ना, तो तीन वेरिएबल में से एक वेरिएबल फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। एरिया वेक्टर में लिख लो इस बात को कि जब भी हम एरिया वेक्टर लिखेंगे तो तीन वेरिएबल में से एक वेरिएबल हमेशा फिक्स होगा या फिर कांस्टेंट होगा। इसको लिख लो और इस पर सर्कल बना दो, स्टार बना के लिख लो इस बात को। अब देखो कौन सा एरिया फिक्स होगा। मुझे एक बात बताओ, ओरिजिन माना हुआ है, ये वाला कॉर्नर ओरिजिन है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ जा रही है वो जेड एक्सिस है, और ये वाली है वाई एक्सिस, एक्स वाई और जेड। ये अब मुझे बताओ ये कौन से प्लेन में है? ये वाली दीवार एक्स जेड प्लेन में। कौन सी प्लेन में है ये वाली दीवार? एक्स जेड प्लेन में है। देखो ये रही ये वाली दीवार एक्स जेड प्लेन में। तो कौन सा कोऑर्डिनेट जो है 0, वाई की वैल्यू क्या है? 0। अरे भाई आप छोटा सा एरिया कहीं भी लिख लो, वाई की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि वाई क्या है यहाँ पर 0। इस प्लेन के लिए जो ये कागज बनाई सीट जो रखा है इसके लिए, इस दीवार के लिए वाई क्या है? 0। यानी वाई हमारे पास क्या है? 0, जो कि फिक्स है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होगा जब भी एरिया वेक्टर लिखेंगे। जो फिक्स है उसको छोड़ो, तो इस वाले को हम छोड़ देंगे, तो एरिया वेक्टर कितना आएगा हमारे पास? बाकी दो को मल्टीप्लाई करो, यानी dx dz। डायरेक्शन क्या होगी? जो फिक्स हुआ है वो, यानी y कैप। अब देखो y कैप की डायरेक्शन ये है, लेकिन एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या बनेगा? माइनस ऑफ y कैप। दैट इज द एरिया। ये हमने छोटा सा एरिया लिखा है, ये छोटा सा एरिया। अब मुझे छोटा सा एरिया पता है, क्या मैं पूरा एरिया लिख सकता हूँ
वाली दीवार का बिल्कुल लिख सकता हूँ। कौन सी दीवार? AFGH जो दीवार है इसका पूरा एरिया लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। चलो हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया ऑफ EFGH फेस, ठीक है, एरिया ऑफ EFGH फेस, इसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो केवल एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो DA1 लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आया? DX और DZ। एरिया निकालना है, वेरिएबल कितने हैं? 2। सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा सरफेस के लिए, बिल्कुल होगा। तो एरिया, ठीक है, तो ये हमारे पास कट गया। तो A1 ये कितना है? DX, ये कितना है? DZ। अब मुझे बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर x की 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? A। तो x की वैल्यू 0 से A। z की वैल्यू कहां से कहां तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या साइड हमारे पास? C है। ये कितनी थी? A थी। तो हमारे पास 0 से C, तो एरिया कितना है? AC। ये तो आपको देख के पता चल रहा है भाई। हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दिस साइड इनटू दिस साइड। ये साइड कितनी है? A, ये साइड कितनी है? C। सिंपल सा है ना सर। y नेगेटिव कैसे आया? मुझे एक बात बताओ, ये कैसी डायरेक्शन है? y कैप, तो ये y क्या होगा? माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस जब भी किसी वेक्टर के आगे, माइनस यूनिट वेक्टर के आगे माइनस लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ कि मान लो मेरे पास कोई ये वेक्टर A, अगर इसके आगे मैं माइनस का निशान लगा दूं तो वेक्टर A बनाऊं तो क्या बनोगे? A बनेगा। मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन नेगेटिव साइन क्या कर देता है? डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव है क्योंकि क्लोज सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, तो y की डायरेक्शन यही है, ठीक है। कौन से फेस के लिए लिखा हमने लिखा EFGH। अब हम कौन से फेस के लिए लिखते हैं? ABCD फेस के लिए लिखते हैं। चलो भाई, फॉर ABCD फेस, फॉर ABCD फेस, ठीक है, ABCD फेस के लिए अपन लिखते हैं। तो ये है हमारे पास, ये क्या है भाई? X कैप, ये है Y कैप, सॉरी ये है Y कैप और ये हमारे पास Z कैप। तो हमारे पास यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है, ये है A, ये है B, C और D। तो इसका एरिया आपने को लिखना है। तो मुझे एक बात बताओ, छोटा सा एरिया लूंगा ना मैं यहाँ पे, छोटा सा एरिया ये ले लिया, कितना लिया? DA2। ये एरिया कितनी दूरी पर है? ये एरिया कितनी दूरी पर है बताओ? ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? ये साइड कितनी है? B, यानी y = B हमारे पास फिक्स है ये डिस्टेंस। ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? इसका एरिया हम लिख रहे हैं ये वाला। ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? ओरिजिन से y = B दूरी पे ABCD हमारे पास फेस है, ये वाला फेस, ठीक है। अगर इसके अपोजिट जो फेस है ये वाला, क्योंकि ओरिजिन हमने एक कॉर्नर पॉइंट माना, ठीक है। अब ये लिखना है, मुझे बताओ, ये पता चल गया फिक्स क्या है, ठीक है, हमें पता चल गया। अब ध्यान से देखना, DL लिखो सबसे पहले, यही तरीका है। DL लिखो, अगर एक बार कार्टेशियन सीखे तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल अपने आप आ जाएगा। DX X कैप, DY Y कैप और ये है DZ Z कैप। फिक्स क्या बना? y = B हमारे पास फिक्स है, जो फिक्स है उसको छोड़ दो तो एरिया वेक्टर DA2 क्या बन जाएगा? जो फिक्स है उसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे हमेशा। लिख लो इस बात, A कोऑर्डिनेट हमेशा छूटेगा, जो फिक्स है वो वाला, बाकी दो को मल्टीप्लाई करो तो DX DZ। डायरेक्शन क्या होगी? जो फिक्स हुआ है y कैप आएगा। y कैप क्यों आया? क्योंकि एरिया देखो ये रहा, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, दैट इज द y कैप। ये आ गया हमारे पास। अगर मुझे टोटल एरिया निकालना हो इस फेस का तो हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। कितनी बार? 2 बार। तो ये कहां से कहां तक? 0 से A और ये 0 से C, तो A2, यानी एरिया कितना आ गया हमारे पास? AC। ये कौन से का है? एरिया ऑफ ABC फेस, ABCD फेस। इस फेस का हमने ये एरिया निकाला है, ठीक है। आपको ये दिख भी रहा है क्योंकि ये साइड कितनी है इसकी? A और ये साइड कितनी है इसकी? C। तो ये है क्या हमारे पास? है क्या? ध्यान, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे चले, क्लियर समझ में आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम कौन से फेस की बात कर लेते हैं? नीचे वाला जो सरफेस है उसके हम बात कर लेते हैं। नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला हमारे पास कौन सा है? देखो EFCD, ठीक है, और EFCD फेस, TD फेस, इस फेस की हम बातचीत कर रहे हैं। तो फिगर में ना ये रहा हमारे पास, ये है X कैप, ये है Y कैप और ये है Z कैप। ये पॉइंट क्या है? O है। तो नीचे जो फेस है हमारे पास, ये नीचे फर्स्ट फ्लोर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो नीचे जो फ्लोर है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मुझे बात बताओ, छोटा सा एरिया क्या बनेगा यहाँ पर? नीचे की तरफ जाएगा, DA3 जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, छोटा सा एरिया वेक्टर बनाएंगे, देखो यहाँ पर, सॉरी 4 लिया है तो DA4, इसको हमने क्या बोल दिया? DA4। तो नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ये वाला है। तो इसके लिए फिक्स क्या होगा? सबसे पहले DL लिखो। DL हमारे पास क्या होगा? कार्टेशियन में DL को हम कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं DX X कैप, DY Y कैप, DZ Z कैप लिखते हैं। फिक्स क्या हुआ हमारे पास? Z = 0। ये हमारे पास क्या बन गया? फिक्स। अरे भाई नीचे फर्श पे छोटा सा एरिया, इस क्योंकि मुझे जो नीचे फ्लोर जो दिखाई दे रहा है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो इस फर्श पर कहीं भी एक छोटा सा एरिया ले लो। तो मैंने फर्श पर कहीं पर भी एक छोटा सा एरिया ले लिया। तो ये छोटा सा एरिया आप फर्श पर कहीं भी ले सकते हो भाई, ये कहीं भी ले सकते हो आप। छोटा सा एरिया ये कहीं भी, मान लो यहाँ ले लो छोटा सा एरिया DA4। तो ये छोटा सा एरिया कहीं भी ले सकते हो, ठीक है ना। फर्श पर अगर आपको इस फर्श का टोटल एरिया निकालना है तो इस फर्श पर एक छोटा सा एरिया लो, कहीं पर भी ले लो, फिर उसको इंटीग्रेट कर लो तो टोटल एरिया आ जाएगा। वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो Z की वैल्यू फिक्स है तो Z क्या हो जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट। इसको क्या करो? छोड़ दो, इसको क्या करो? छोड़ दो, बाकी दो को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा हमारे पास? DX DY। डायरेक्शन क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन Y कैप है तो ये, सॉरी ये डायरेक्शन Z कैप है तो ये -Z।
ठीक है। या अगर आपको इसका टोटल एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे कितनी बार, 2 बार। तो इंटीग्रेशन करो भाई, सरफेस एरिया निकाल रहे, सरफेस के लिए इंटीग्रेशन 2 बार, वॉल्यूम निकालते हैं तो इंटीग्रेशन 3 बार होता है। ठीक है। अब x की कहां से कहां तक है बताओ, हमारे पास x कहां से कहां तक है, 0 से, और y 0 से भी। अरे ये साइड कितनी थी a, और ये साइड कितनी थी b, नीचे है क्या रेक्टेंगल है ना, तो हमारे पास क्या है AB, दैट इज द एरिया इस वाले फेस का। छोटा सा एरिया लिखा और टोटल कैलकुलेट कर दिया, समझ रहे हो, छोटा सा एरिया लेके हमने टोटल कैलकुलेट कर दिया। अब हम ऊपर वाले फेस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला फेस कौन सा है भाई, ये रहा हमारे पास ABGH, ABGH और ABGH फेस, ये लिया भाई हमारे पास। फेस कौन सा है, ऊपर है हमारे पास, ये है x कैप, y कैप, z कैप। ठीक है, ये भाई सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप इलेक्ट्रोडायनामिक में अच्छी चीजें, अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो किसको किसी को आता है तो भी कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो मेरे साथ। ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, ये हमारे पास है, ये था A B और ये G और ये H, ये हमारे पास। तो छोटा सा एरिया ले लिया मैंने, ये लिया भाई DA3 लिया है, DA हमारे पास DA3। फिक्स क्या है, ये हाइट, कितनी हाइट पर हम ले रहे हैं बताओ, Z बराबर C, ये हाइट फिक्स है यहाँ से, ये वो पॉइंट। DL है, DL आपको पता ही है, DX X कैप, DY Y कैप और ये है DZ Z कैप। मुझे बताओ फिक्स क्या हुआ, Z बराबर C क्या है, फिक्स। जो फिक्स है उसको छोड़ दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हमने छोड़ दिया, बाकी को मल्टीप्लाई कर दिया। DA3 के लिए तो हमारे पास आया DX DY, डायरेक्शन क्या होगी Z का, जो फिक्स है उसी की डायरेक्शन आएगी, जो फिक्स है उसी की डायरेक्शन होगी, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको टोटल एरिया निकालना है ऊपर वाली फेस का, तो 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास DX हो गया, ये आ गया DY, X की वैल्यू 0 से A, Y की वैल्यू 0 से B, तो ये आया AB, क्या है हमारे पास AB। क्लियर है, क्लियर है क्या। अब आगे चलो, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब देखो ध्यान से देखो, अब 2 फेस और बचे हैं। एक तो ये सामने वाला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ADEH, सामने वाला ADEH, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया। ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा A5, और एक बैकवर्ड साइड में होगा, पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाली साइड होगा हमारे पास, ये रहा A6। तो सबसे पहले सामने वाले फेस की हम बात करते हैं, ADEH, क्योंकि 6 फेसेज होते हैं ना, तो हमारे पास सामने वाले ADEH, ये रहा हमारे पास। ठीक है, अब सामने वाला फेस बनाओ भाई, सामने वाला फेस कहाँ है, यहाँ है हमारे पास, ये दूरी इस तरीके से है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट हमारे पास। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास, और एक ये हो गया, ये है E और ये है H, सामने वाला, सामने वाला। ठीक है, सामने वाला, इमेजिनेशन हो रही है, सामने वाली दीवार ADEH। तो ADH ओरिजिन से, सामने वाली जो दीवार, ये ओरिजिन माना, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, A दूरी पर, क्योंकि एक साइड फिक्स होगी जब भी एरिया लिखेंगे। देखो ये था ओरिजिन, ओरिजिन से ये सामने वाली दीवार कितनी दूरी पर है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या है, A। ठीक है, तो छोटा सा एरिया लिया मैंने, यहाँ पर ये ले लिया छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया ये ले लिया भाई, DA5। तो सबसे पहले DL लिखो, DX X कैप, फिर आया DY Y कैप, फिर आया DZ Z कैप। फिक्स क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, X बराबर A फिक्स है, जो फिक्स है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A5 के लिए क्या है हमारे पास, DY DZ, डायरेक्शन क्या होगी, जो फिक्स हुई यानी X के। अब इसका पूरे का एरिया निकालना हो तो इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा हमारे पास 2 बार। तो मुझे बताओ ये क्या बना, DY और ये क्या है DZ। Y की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से भी, Z की वैल्यू 0 से C, तो कितना है ये। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से एक और आखिरी फेस बचा है, क्योंकि 6 के 6 फेस का एरिया हमने निकाल दिया भाई। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ, एक वेरिएबल, जब भी एरिया वेक्टर लिखेंगे तो एक वेरिएबल फिक्स होगा, बस वही ढूंढना है क्या फिक्स है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ वो आ जाएगा। ठीक है, ये वाली पीछे वाली दीवार जो कौन से प्लेन में प्रेजेंट है हमारे पास, YZ प्लेन में प्रेजेंट है भाई। ठीक है, F, ठीक है, B और ये C और ये G, पीछे वाली ये रही। ठीक है, BCFG, पीछे वाली दीवार, पीछे वाली। इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, छोटा सा एरिया ले लिया, ये होगा हमारे पास X के बिल्कुल अपोजिट में, ये होगा A6। तो पहले DL लिखो आप, DL क्या होगा, DX X कैप, DY Y कैप, DZ Z कैप। फिक्स क्या है, X = 0 है यहाँ इसके लिए, YZ प्लेन में प्रेजेंट है ना, तो X = 0 हमारे पास फिक्स है। जो फिक्स है उसको छोड़ दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आएगा, DY DZ। डायरेक्शन क्या होगी, X कैप, प्लस या माइनस, माइनस, अपोजिट है, X कैप होगी, प्लस माइनस आपको देखना है। ठीक है, अब टोटल एरिया निकालना हो तो इस वाले फेस का क्या करोगे, 2 बार इंटीग्रेशन करोगे आप, DY DZ। तो आया ये DY और ये हमारे पास DZ। ये साइड कितनी है B, और ये कहां से कहां तक C तक, तो कितनी आ गई है, देखो ये साइड हमें पता ही है, ये कितनी दे रखी है हमारे पास B है, और हाइट कितनी है, एरिया कितना हुआ इस सीट का। देखो छोटा सा एरिया लिया, पूरा निकाल, तो हम छोटा सा एरिया लेके पूरा निकालते हैं। ऐसे ही छोटी सी वॉल्यूम लेंगे,
पूरा कैलकुलेट करेंगे। देखो जरा, अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। हमारे पास था क्या, क्यूब था। हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास क्यूब था, ये रहा। हम इस क्यूब के बारे में बातचीत कर रहे थे। लगा रहा था, जनरेटर लगा रहा था ना, अगर लाइन कट जाएगी तो टावर चलेगा नहीं, जब टावर नहीं चलेगा तो सिग्नल नहीं पकड़ेगा। इसलिए देखो जहाँ टावर नहीं रहता वहाँ ये रहा हमारे पास क्यूब। नेटवर्क कवरेज ये क्या था, क्यूब था हमारे पास। अब टोटल वॉल्यूम निकालनी हो तो इस क्यूब की हम कैसे निकालेंगे भाई, तरीका वही है, तरीका वही है। अब छोटा सा वॉल्यूम लो। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस थी, एक्स कैप, ये हमारे पास वाई कैप, और ये हमारे पास जेड कैप। यही तो मैंने क्या किया, छोटा सा वॉल्यूम ले लिया। मैंने छोटा सा वॉल्यूम मान लिया, ये रहा छोटा सा वॉल्यूम। ये क्या हुआ, डीवी। तो छोटा सा वॉल्यूम डीवी, इतनी दूरी पर माना, आर दूरी पर, आर दूरी पर छोटा सा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लिया, ये हमारे पास डीवी है, छोटा सा वॉल्यूम। तो डीवी कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्योंकि कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन में डीवी कैसे लिखते हैं भाई हमारे पास, बताओ, dx dy dz। याद करो, कार्टेशियन में वॉल्यूम एलिमेंट लिखना दिखाया था, छोटा सा वॉल्यूम। तो ये हमने जो छोटा सा वॉल्यूम माना है ना, ये छोटे से वॉल्यूम, ये इतना वॉल्यूम है जो ये मैंने माना है, इसका वॉल्यूम इतना है। लेकिन पूरे का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन। तो हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे वॉल्यूम के लिए, dx dy dz। तो ये हमारे पास आया dx dy और ये आया dz। x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी मुझे बताओ भाई, 0 से भाई, x की वैल्यू 0 से a, y की वैल्यू 0 से b, और ये वैल्यू 0 से c। 0 से a, 0 से b, 0 से c। तो इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, abc। वॉल्यूम कितना होगा, यही तो होगा। यहाँ पका रहा है, लेकिन तुम्हारा घर यहाँ सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है। क्यूब का रिजल्टेंट नहीं निकाला जाएगा भाई, क्योंकि जब हम क्यूब ले रहे हैं ना तो क्यूब के 6 फेसेज हो गए। देखो इमेजिनेशन करो, क्यूब की 6 फेसेज होगी, हर दीवार का अलग एरिया है। तो अलग अलग दीवार का एरिया कैलकुलेट करेंगे, पूरे क्यूब का नहीं कभी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हर दीवार का अलग अलग, इस दीवार की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग होगी, इस वाले दीवार की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग होगी, इस वाले दीवार की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग होगी, पीछे वाले दीवार की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग होगी, ऊपर वाले की अलग होगी, नीचे वाले की अलग होगी। पूरा क्यूब का नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि जब हम एरिया वेक्टर लिख रहे हैं तो हमें एक वेरिएबल फिक्स करना होगा। तो एक वेरिएबल फिक्स होगा तो एक पर्टिकुलर एरिया हमारे पास निकलेगा, उसकी डायरेक्शन निकलेगी। आदित्य भाई मेरी बात समझ रहे हो, बच्चे ने जो सवाल पूछा था वो आप समझ रहे हो? यस सर, मेरा भी आ गया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्यूब का रिजल्टेंट एरिया नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्यूब के रिजल्टेंट एरिया वेक्टर निकालोगे तो कुछ निकलेगा ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस बन जाता है भाई। क्योंकि जब हम एरिया वेक्टर लिखते हैं तो एक वेरिएबल फिक्स करते हैं, और हमें एक पर्टिकुलर दीवार का ही एरिया चाहिएगा जब हम निकाल रहे हो। आगे चलूं मैं, हाँ ना में बोलो भाई, सबसे पहले हाँ ना में बोलोगे तभी मैं आगे चलूंगा। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, शाबाश बताओ। हाँ भाई, लक्की, आर्यन, अबू, राधेश्याम, क्रिएटिव, ठीक है, साहो, यश, शाबाश। एक बार कमेंट बताएंगे। अमन बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, ठीक है। छवि कुमारी बहुत बढ़िया, अमन बहुत बढ़िया, हाँ भाई शाबाश, कमेंट करो एक बार, शाबाश। रोशन बहुत बढ़िया, सपना बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करेंगे भाई सभी के सभी बच्चे, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमने क्लियरली समझ लिया है, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अच्छे से समझ लिया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे। तो 3 वेरिएबल कौन कौन से होंगे, आर, थीटा और फाई। ये 3 वेरिएबल है, आर, थीटा, फाई। और ये तीनों के तीनों वेरिएबल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे एक्स कैप, फाई कैप, जेड कैप हमारे पास परपेंडिकुलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये रहा, ये है एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन, ठीक है। अब आर दूरी, ये है आर, ये हमारे पास क्या है, आर। ये एंगल कितना है हमारे पास, जेड एक्सिस के साथ एंगल। थीटा एंगल हमेशा जेड एक्सिस के साथ बनता है, ये लिख लो इस बात को। थीटा एंगल हमेशा जेड एक्सिस के साथ बनेंगे। आर क्या है, रेडियस, जिस स्फीयर का हम रेडियस बना रहे हैं, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली स्फीयर बना रहे हैं। तो स्फीयर बनाएंगे तो देखो, आपको थोड़ा फील लाने के लिए मैं आपको एक बार फिगर बना के थोड़ा सा फील लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे पास एक बार स्फीयर है, दैट इज द स्फीयर, ठीक है। थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये रहा। अब है ये इधर आओ तो उसमें दियली है छोटी वाली, हाँ हाँ लाइए छोटी। ये स्फीयर, ये हमारे पास स्फीयर, ठीक है। आर क्या है, इसका रेडियस, इस स्फीयर का, इस स्फीयर को हमने बनाया तो किसी आर रेडियस से बना होगा, दैट इज आर। आर इज द रेडियस। यहाँ पर आर किसको डिफाइन कर रहा है, रेडियस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये सर आ रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। तो आर हमारे पास क्या है, रेडियस है, यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, ये कोई लोकेशन होगी तो 3 वेरिएबल चाहिए मुझे, कौन कौन से चाहिए, आर, थीटा, फाई चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई, आर, थीटा और फाई। अब कार्टेशियन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स वाई जेड, ये लिखूंगा भाई, एक्स वाई जेड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए।
अब मुझे एक बात बताओ, अब जो ये स्फीयर है, ठीक है, हम जो स्फीयर बना रहे हैं तो थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना मेरे साथ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये आर वेक्टर है, एक स्फीयर है और एक ये रिंग है जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, और ये कोई आर है। अब इस आर का कंपोनेंट करो, आर का कंपोनेंट एक तो जेड एक्सिस का होगा और एक कौन सी रिंग में हो जाएगा भाई, इस वाली रिंग में हो जाएगा, एक्स वाई रिंग। ये देखो ये दो कंपोनेंट बने हमारे पास, इस आर के दो कंपोनेंट बने, ठीक है, इस आर के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट हमारे पास क्या बना भाई, ये वाला बना, आपको बोला था ये वाला बना, ध्यान से, ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए भाई, ठीक है, ये रहा हमारे पास, ये बना। तो आर का एक, ये हाइट कितनी बनी, आर कोस थीटा, ये वाली यहां से यहां तक, ठीक है, और ये क्या बना हमारे पास यहां से यहां तक, आर साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, ये आर के दो कंपोनेंट कर दिए। अब देखो थीटा हमेशा जेड एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है, और जो फाई एंगल जो है ना वो हमेशा एक्स वाई प्लेन में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, एक्स वाई प्लेन में, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल को मेजर करते हैं, फाई एंगल, क्लियर है। अब मुझे बताओ एक्स वाई जेड आर थीटा फाई के अंदर रिलेशन लिखना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे तो जेड किसके बराबर हुआ भाई, यहाँ पर अगर ये जेड हाइट लिखनी है तो ये किसके बराबर हुआ, जेड, तो यानी जेड किसके बराबर हुआ, आर कोस थीटा, नंबर एक बात। दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर हुआ, ये जो लेंथ है ये कितनी आई हमारे पास, ये वाली लेंथ, ध्यान से देखना, ये जो लेंथ आई है ये है आर साइन थीटा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये वाली एक्स वाई प्लेन के अंदर आर साइन थीटा, और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रही है फाई, तो इसका एक कंपोनेंट इधर करो और एक कंपोनेंट इधर करो, ये लेंथ कितनी है, आर साइन थीटा, इसको मैं क्या बोल दूं, इसको आर डैश बोल देता हूं समझने के लिए, ये किसके बराबर है, आर डैश के बराबर है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में इसका कंपोनेंट करो, तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा, वाई में होगा, एक्स में कितना होगा, आर डैश कोस फाई, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बात बताओ आर डैश किसके बराबर है, आर साइन थीटा, तो किसके बराबर आ गया, आर साइन थीटा कोस फाई। इसी प्रकार वाई किसके बराबर होगा, आर डैश साइन फाई, आर डैश साइन फाई, हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब वाई किसके बराबर हुआ, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। ये रिलेशन बहुत जरूरी है भाई। तो हमारे पास यहाँ से इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या निकल कर आया कि हमारे पास जो जेड है, जो जेड है, ध्यान से सुनना, जो जेड है वो किसके बराबर है, आर कोस थीटा के बराबर है, और हमारे पास जो एक्स है किसके बराबर है, आर साइन थीटा कोस फाई के बराबर है, और हमारे पास जो वाई है किसके बराबर है, आर साइन थीटा साइन फाई, है कि नहीं है। ये ब्रिज का काम करते हैं, ये जो रिजल्टेंट आए ना ये बेसिकली ब्रिज का काम करते हैं। अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है तो उसको कार्टेशियन में लिखना हो तो इनकी सहायता लगेगी, अगर आपको कार्टेशियन में कोई वेक्टर दे रखा है स्फेरिकल में लिखना हो तो इसकी सहायता लगेगी। तो आपको ये रिलेशन याद होनी चाहिए। कैसे आएगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर से थोड़ा इमेजिनेशन करो मेरे साथ मिलकर, है ना, ठीक है, फिर से करो, नहीं समझ में आया तो आएगा बिल्कुल। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है ना, एक्स है, क्या है एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है ना। कह दोगे सर एक्स के बारे में बात कर रहे हो भाई, हम एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वहां तक जा रहे हो, ठीक है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इधर ध्यान दो पढ़ाई पर, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस। तो कह रहा है कि आर रेडियस का एक स्फीयर बना है, तो ये आर रेडियस, और मैंने जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, जेड एक्सिस के साथ थीटा, आर रेडियस का स्फीयर, इमेजिनेशन करो, और ये जेड एक्सिस के साथ थीटा है। तो मैंने इसके कंपोनेंट किया, एक बना आर कोस थीटा, एक बना आर साइन थीटा। आर साइन थीटा हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन में, ये जो प्लेन है इसमें, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी बनी, आर साइन थीटा। अब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना, फाई, तो आर साइन थीटा कोस फाई, फिर वाई एक्सिस के साथ आर साइन थीटा साइन फाई। तो इस तरीके से ये हमारे पास आया है, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास कंपोनेंट आए, ठीक है, जो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम जब करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। चलो भाई बहुत बढ़िया सर, ये रिलेशन याद आया, समझ आया, क्योंकि जब मैं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा तो वहां इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब ध्यान देकर मैंने क्या लिया था, मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझाया था। अब आगे चलते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ये हमारे पास है, ये है एक्स कैप, ये है वाई कैप और ये है जेड कैप, ठीक है। और मैंने कोई आर रेडियस का क्या बना दिया, कोई स्फीयर बनाया, एंगल क्या है, ये थीटा। तो मुझे बताओ ये डायरेक्शन क्या बनेगी, आर कैप, ठीक है। मैंने क्या बताया, आर और थीटा फाई परपेंडिकुलर होते तो थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, एंगल जेड एक्सिस के साथ मेजर करना तो ये बनेगी थीटा कैप, बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब आर के दो कंपोनेंट हमने करे, एक एक्स वाई प्लेन में करा, अभी भी करा था, तो ये हमारे पास क्या आया था, आर कोस थीटा, आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था सर। और ये हमारे पास क्या आया था, आर साइन थीटा, बिल्कुल आया था सर। ये एंगल कितना बन रहा था, एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा था, ये भी हमें पता है। फाई की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी फाई, क्योंकि एंगल फाई घूम रहा है एक्स वाई प्लेन में। फाई की डायरेक्शन क्या होगी, फाई की डायरेक्शन देखो यहाँ पर, ये है, हाँ ये एंगल जो डायरेक्शन बनेगी दैट इज द फाई। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बनेगी ये फाई, क्योंकि ये है ये एंगल, ये इसके परपेंडिकुलर, समझ रहे ना, दैट इज द फाई। तो ये हमारे पास बनेगी, ये हमारे पास फाई। अब मुझे बात बताओ, मेरे पास दो पॉइंट है, एक तो ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। ए कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा फाई, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, आर थीटा फाई। दूसरा कोऑर्डिनेट बी लिया वो कितना है, आर प्लस डी आर, आर में थोड़ा जोड़ दिया, थीटा प्लस डी थीटा, थीटा में थोड़ा एंगल जोड़ दिया, फाई प्लस डी फाई। तो मुझे एक बात बताओ, आप डीएल वेक्टर क्या बनेगा, यानी अगर मैं डीएल लिखूंगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है डीएल, तो डीएल वेक्टर क्या बनेगा, अगर मैं डीएल लिखूंगा तो डीएल फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या लिखोगे, डी आर आर कैप प्लस में डी थीटा थीटा कैप प्लस में हमारे पास प्लस में डी फाई फाई कैप,
सर यही आएगा फाइनल माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। आपने तो बताया था कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हो 2 पॉइंट के बीच में तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। सर ये फाइनल कोऑर्डिनेट है, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट यही आएगा। क्या रिजल्ट सही लिखा है? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? dr किसमें मेजर करेंगे? रेडियस यानी मीटर के अंदर। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। अरे एंगल किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में। डिग्री में, डिग्री है रेडियन, सॉरी डिग्री में अपन मेजर करते हैं एंगल को डिग्री में। ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। डिग्री और मीटर को जोड़ सकते हैं क्या? अरे भाई मैं कहूं 5 किलोग्राम में 5 मीटर जोड़ो तो तुम कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो आप? आपको यार सब बेसिक चीज में नहीं आती। आप हमसे गलत बातें हमसे पूछ रहे हो, ऐसी बातें हमसे ना पूछा करो। हम बड़े बच्चे हैं। तो भाई तुम बड़े बच्चे हो तो ये क्या जोड़ सकता हूं मैं? नहीं ऐड कर सकता ना, तो नहीं ऐड कर सकता तो नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। क्योंकि सेम सेम जिनकी यूनिट सेम है उनको हम जोड़ सकते हैं, जिनकी यूनिट सेम है उनको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो जोड़ ही नहीं सकते, तो हम इसको कैसे करें? तो मुझे एक बात बताओ, आर के अंदर डी आर लेंथ को मैंने ऐड किया, तो आर के अंदर हल्की सी लेंथ मैंने क्या ऐड कर दी? डी आर। तो ये लेंथ हमारे पास क्या बनी? डी आर, आर के अलोंग डी आर। अब दूसरा कहता है थीटा के अंदर डी थीटा। थीटा हमारे पास डायरेक्शन क्या है? तो थीटा में हमने हल्का सा एंगल जोड़ दिया है, ये लो। ये एंगल कितना हुआ हमारे पास? डी थीटा। ठीक है, तो डी थीटा जब मैंने एंगल कितना जोड़ दिया? डी थीटा। ठीक है, तो नेट लेंथ में कितना